और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। खामेनेई ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच गया। अगर कोई हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई ने कहा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। ये ट्रंप के उस धमकी का जवाब था जिसमें कहा गया था कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। इस सारे हंगामे और दावों के कारण इस्लामी गणराज्य के प्रहारों ने ज़ायोनी शासन को व्यवहारिक रूप से उखाड़ फेंका। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कई बिल्डिंग तबाह हो गई। ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा। ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। समझौता होगा या नहीं ये तय नहीं है। साफ है कि ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान को झुकाना बेहद मुश्किल है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर घिर गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत सभी वोटरों को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में अभियान चलाने की तैयारी की गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। आरजेडी और सीपीआई-एमएल इस फैसले का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसा करना गलत है। आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के काम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि राज्य में लाखों परिवारों के पास वे दस्तावेज नहीं है जो मांगे जा रहे हैं। ये लाखों वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश है। वहीं सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये बिल्कुल एनआरसी जैसा है। उन्होंने कहा, इतना बड़ा काम 1 महीने में कैसे किया जा सकता है? ये सब गलत है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए जिसमें सभी को शामिल किया जाए। विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोगों को वोट देने से रोकने का एक तरीका है। उधर चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम वोटर लिस्ट को साफ और सही रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब चुनाव आयोग के इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और अब आने वाले वक्त में बिहार की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात। बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक मंच पर थे, राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ। लेकिन दोनों के बीच ना तो कोई बैठक हुई ना ही बात हुई। लेकिन जिस तरह से इस बैठक में भारत के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, उसके बाद इसे लेकर चर्चा और गर्मा गई। एससीओ के मंच पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के रुख पर बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में आतंकवाद का जिक्र करने के साथ पहलगांव की घटना को जोड़ने का दबाव भारत की तरफ से बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पहलगांव की आतंकी घटना का जिक्र संयुक्त बयान में नहीं होने दिया। इसे मोदी सरकार की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल माना जा रहा है। एक तरफ भारत की मांग को खारिज कर दिया गया, वहीं पाकिस्तान की मांग पर बलूचिस्तान में हुई घटनाओं को बयान में जगह दी गई, जबकि इस घटना के लिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहा है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एससीओ के मंच पर क्या भारत की आवाज नहीं सुनी गई? मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई? क्या भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? विपक्ष लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चली जंग और उसके बाद दूसरे मंचों जिसमें एससीओ और ओआईसी शामिल है, वहां पाकिस्तान को तवज्जो मिली। उसने भारत के लिए चिंता जरूर पैदा कर दी है।